हेलो गाइस, मेरा नाम है अनूप और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आरआरबी कोलकाता का मेडिकल रिव्यू के बारे में बताया था। जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस रहा वो मैंने शेयर किया था। तो उसमें आप लोग पूछ रहे थे मैंने एएलपी का प्रिपरेशन और सभी का प्रिपरेशन कैसे किया। तो ये वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ मैंने प्रिपरेशन कहाँ से और कैसे की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 10th मेरा 2020 में कंप्लीट होता है। जैसे ही मेरा 10th कंप्लीट होता है उसके बाद मैंने बहुत सोच के डिप्लोमा में एडमिशन लिया। 10th में अच्छे मार्क्स होने के कारण मेरे डिप्लोमा में एडमिशन आसानी से हो गया। डिप्लोमा में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी। जैसा कि आप जान सकते हैं डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाते। मुझे बस स्टेट ए और जेई के बारे में पता था, मुझे नहीं पता था मैं उससे एएलपी भी डाल सकता हूँ। जब एएलपी का फॉर्म आता है तो मुझे पता चलता है, मेरा दोस्त मेरे से पूछता है कि तूने एएलपी का फॉर्म डाला। मैं सरप्राइज़ होता हूँ। मैं सरप्राइज़ होकर बोलता हूँ एएलपी का फॉर्म ये कब आया। तो वो मुझे बताता है कि तुम एएलपी का फॉर्म भी डाल सकते हो। तो मैंने पूछा एएलपी का फॉर्म कहाँ से तुम डाल रहे हो। मैंने उससे पूछा तुम किस जोन से एएलपी डाल रहे हो। तो उसने मुझे भुवनेश्वर बताया। एक्चुअली बात ये थी कि उसने बहुत सारे कैलकुलेशन करे और उसको पता लगा कि भुवनेश्वर में लो कट ऑफ जोन जाता है। लास्ट टाइम भुवनेश्वर में बहुत कम कट ऑफ गया था, इसीलिए वो भुवनेश्वर डाल रहा था। मैं भी उसको देख के भुवनेश्वर जोन डालने के लिए रेडी हो गया। तो दोनों मिलकर मैंने भुवनेश्वर जोन डाल दिया। पहला ऐसा होता था जहाँ पर आपने फॉर्म डाला वहीं पर जाकर एग्ज़ाम देना होता था, लेकिन इस बार रेलवे ने अच्छा किया कि नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर रखा गया है। वैसे मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, मेरे लिए नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर दिया गया। फॉर्म डालने के बाद मेरे पास लगभग 3 से 4 मंथ बचे थे। तो सबसे पहले मैंने एएलपी का सिलेबस को देखा। सिलेबस में आप लोगों को जैसे पता होगा, सच बताऊँ तो मुझे सिलेबस का भी आइडिया नहीं था। तो मैंने गूगल किया और सिलेबस देखा। एएलपी के फर्स्ट पार्ट में मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। मैथ 20 मार्क्स, साइंस 20 मार्क्स एंड 25 का रीजनिंग और 10 जीके जीएस। मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि इस पे ज़्यादा कट ऑफ जाता नहीं। अगर मैं मैक्सिमम 50 मार्क्स ले आऊँ 75 में तो मैं सेफ हो जाऊँगा। इसके लिए मैंने जीके जीएस को थोड़ा साइड रख के मैंने फोकस किया मैथ पे, रीजनिंग पे और साइंस पे। मैथ आता है 20 मार्क्स का, साइंस आता है 20 मार्क्स का और रीजनिंग आता है 25 मार्क्स। तो सबसे पहले मैं मैथ के लिए बता देता हूँ मैंने कहाँ से क्या फॉलो किया। 20 मार्क्स का मैथ करने के लिए मैंने सबसे पहले सिलेबस लिख लिया कॉपी पे। उसके बाद मैंने आदित्य रंजन सर का प्लेलिस्ट 1 बाय 1 करके पढ़ता गया। सबसे पहले परसेंटेज से शुरू करके रेशियो, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट करता गया। सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों को परसेंटेज और रेशियो पे करना चाहिए। अगर आपने परसेंटेज और रेशियो पे कमांड बना लिया तो आपका मैथ बहुत आसान हो जाएगा। प्रीवियस ईयर से आपको पता लग जाएगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप आदित्य रंजन सर के बनाए प्लेलिस्ट को अगर कंप्लीट कर लेते तो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरे भी उसमें 19 आउट ऑफ 20 आ गए थे। एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था जो कि मेरा गलत हो गया था। प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद मैं डेली प्लेलिस्ट, जैसे ही मैं एक प्लेलिस्ट कंप्लीट किया, लेट्स सपोज आज मैंने परसेंटेज किया, तो परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद मैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आदित्य रंजन सर के रेलवे बुक करके एक आता है। बुक खरीदने से अच्छा आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर ले फ़ोन पे और उससे बना ले। प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें, मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। मैं जैसे ही परसेंटेज कंप्लीट करता उसके बाद बुक से क्वेश्चन लगा लेता। तो मैं समझता वो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। मैं धीरे धीरे करके 1 बाय 1 सारा मैथ का कंप्लीट करता गया। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जस्ट उसका बुक लगाता गया। ऐसा करके 15 से 20 दिन हो गए। 20 दिन के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैथ मैं कर सकता। आपको सिर्फ बेसिक मैथ कंप्लीट करना है, हाई एडवांस लेवल नहीं जाना है। हो सके तो आप एडवांस मैथ को स्किप भी कर सकते हैं, बट कुछ पार्ट कर सकते हैं, लाइक मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक देता गया। सेक्शनल मॉक मतलब इसमें 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करना इन टाइम, जिससे मैं फास्ट कर सकूं एग्ज़ाम में एक्यूरेट करने के साथ साथ फास्ट भी करना रहता है। इसलिए फास्ट करने के लिए मैं टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन बनाता गया, जिससे मेरा स्पीड क्वेश्चन में बनने लगा। कुछ क्वेश्चन रह जाते थे तो मैं उसका सॉल्यूशन देख लिया करता था। इस तरह मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग हो। मैं दूसरा पार्ट पे आ जाऊँ, रीजनिंग पे। रीजनिंग बहुत ईजी आता है एएलपी के एग्ज़ाम में। रीजनिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब पे चले जाना है। कोई भी टीचर का यूट्यूब पे सर्च करना है रेलवे रीजनिंग।
कोई भी वीडियो आए उसका प्लेलिस्ट खोलना है, आपको देखना है स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है तो वो वीडियो को देख लेना है। आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, पर लेकिन नोट्स बनाना उतना ज़रूरी होता नहीं जितना आपको समझना होता है। एक बार अगर आप रीजनिंग को समझ गए तो आप बहुत अच्छे से रीजनिंग में मार्क्स ला सकते हैं। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना। रीजनिंग में भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं, जैसे ही आप एक चैप्टर रीजनिंग का कंप्लीट कर ले तो टेक्स्ट बुक पे जाकर उसका सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। सेक्शनल मॉक में 10 या 15 क्वेश्चन रहते हैं, वो करके आप अपने रीजनिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके आपको कुछ टाइम लगेगा, रीजनिंग पे आपका कमेंट बन जाएगा। आप साथ साथ मैथ और रीजनिंग एक साथ लिख सकते हैं। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट होता है फास्ट करना। एक्चुअली एग्जाम में करेक्ट आंसर करने के साथ साथ फास्ट भी सॉल्यूशन करना पड़ता है, जिसे आप विद इन गिवन टाइम में कंप्लीट कर सको। ऐसा करके मैंने 2 पार्ट कंप्लीट किया। उसके बाद आ जाता है साइंस का पार्ट। साइंस में खासकर 10th और 9th लेवल के साइंस आते हैं। साइंस तैयार करने के लिए मैंने एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छा समझा, इसलिए मैंने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ता गया। मैंने बायोलॉजी के लिए एक यूट्यूब टीचर को ढूंढा, बायोलॉजी वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। और फिजिक्स के लिए मैंने एक अनदर टीचर को ढूंढा जो कि मुझे लाइट और हीट और साउंड बहुत अच्छे से पढ़ा दिए। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइट, साउंड और हीट ही होता है। जैसा कि आप इस बार का ट्रेंड थोड़ा अलग रहा। इस बार सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया और मैं ठहरा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसलिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बहुत इजी लगा और सारे मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट कर लिए। अगर आपने पहले डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए भी ईजी होगा, क्योंकि वही सेम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना, पैरेलल में जोड़ना वाले सवाल आ रहे थे। अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप फिजिक्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी को भी तैयार कर ले बहुत अच्छे से। और इस बार मैग्नेटिज्म का सवाल भी आया है, मैग्नेटिज्म से भी कर लें। बुक पढ़ने से ज़्यादा बेहतर होगा इस बार न्यूमेरिकल्स करके देखें, सीरीज पैरेलल सारा रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं वो ट्रिक सीख लें। एक्चुअली इसमें कोई ट्रिक नहीं होता, कुछ तरीके होते हैं जो कि आपको सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के सामने देखना पड़ता है और ओम्स लॉ का यूज़ करके आपको सीरीज पैरेलल कैलकुलेशन करने होते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री मेरा पहले से वीक था, इसलिए मैंने केमिस्ट्री के लिए पहले बेसिक बनाना शुरू किया। मैंने 9th का एनसीईआरटी बुक केमिस्ट्री स्टार्ट किया पढ़ना। 9th का एनसीईआरटी बुक पहले मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसके बाद मैं जाता गया। उसके बाद मैंने 10th की एनसीईआरटी बुक कंप्लीट की, 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स पढ़ता गया। चैप्टर्स पढ़ने के बाद मैंने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस चेक किए और सारे क्वेश्चन लगाता गया। मेरा अप्रॉक्स 9 आउट ऑफ 10 हर सब्जेक्ट में आ रहा था एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। आप भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन चेक कर लेना। टेक्स्ट बुक पे कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होते हैं तो उस पर इग्नोर करना, और अगर आपका मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाए तो आप समझ जाइएगा आपने सारे टॉपिक पढ़ लिया। ऐसे तीनों करके आप साइंस को भी कंप्लीट कर लोगे। लास्ट में बचेगा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस पे आप थोड़ा ध्यान भी दे सकते हो या इग्नोर भी कर सकते हो, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आपने इस तीनों पे कमांड बना लिया तो फिर तो जीके जीएस पे उतना ध्यान नहीं भी दोगे तो चलेगा, जीके जीएस पे उतना ध्यान नहीं भी दोगे तो चले। मैं अपना स्कोर कार्ड CBT 1 का आपको बगल में दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप मेरा स्कोर कार्ड। मेरा रॉ स्कोर 57 था आउट ऑफ 75, जो कि बढ़ के बाद में ज़्यादा हो गया। मैं पहले से श्योर था मेरा CBT 1 निकल जाएगा, इसलिए मैं CBT 2 पे ध्यान दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रखा हूँ और मैं AEJE के लिए पहले प्रिपरेशन करता था, इसलिए मेरा इलेक्ट्रिकल बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसलिए मैंने ट्रेड पे उतना ध्यान नहीं देके मैंने बस थोड़ा सा ध्यान दिया। मैंने साइंस पे ध्यान दिया। साइंस के लिए मैंने प्लेलिस्ट यूट्यूब में ढूंढी और उसी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग मैं पढ़ता गया। फिर मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेलिस्ट खोजी, इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्लेलिस्ट से मैंने कंप्लीट। मैं बताऊँ ज़्यादातर मैंने चीज़ यूट्यूब से कंप्लीट किया, मैंने कोई पेड बैच आज तक नहीं लिया। ALP के लिए हो सके तो आप पेड बैच, आप चाहो तो पेड बैच ले भी सकते हो या नहीं भी ले सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट है, आराम से आप पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो मैंने CBT 2 की प्रिपरेशन कैसे की तो आप कमेंट करें, मैं CBT 2 के लिए भी वीडियो बना दूंगा।